बस 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 बेटा बस स्टार्टेड। अरे हाँ हाँ मैंने तो बोली। अरे अपने लास्ट लेक्चर में क्या क्या करा था पहले ये बताओ कि अपने इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए 3 केस अभी तक खत्म कर लिए। पहला केस क्या था? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके। दूसरा एरिया चेंज करके। तीसरा एंगल चेंज करके। क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता था बाय फैराडेस लॉ डी फाई बाई डी टी। फाई मतलब फ्लक्स, फ्लक्स चेंज होता रहेगा तो इंड्यूस ईएमएफ आता रहेगा। लड़ लो तुम दोनों एक साथ। तो फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड किस किस पे करती है बच्चों? एक तो बी ए और cos थीटा। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते जाओ तो फ्लक्स अपने आप चेंज होगा। जैसे जैसे फ्लक्स चेंज होगा वैसे वैसे इंड्यूस ईएमएफ आता रहेगा। बोलो हाँ। इसी प्रकार जैसे एरिया में चेंज करते हैं, एरिया चेंज करने के अपन ने 4 केस पकड़े, 3 केस पकड़े, 3 ही केस। जब अपन ने मूवेबल रोड को आगे पीछे घुमाया, फिर उसमें लोरेंज को घुसाया, फिर अपन ने रोड को गोल घुमाया, फिर अपन ने एक चक्ति घुमाई, डिस्क को घुमाया, फिर लास्ट में अपन ने तो ओरिएंटेशन के अंदर निकाला और उससे क्या पता चला अपन को? अल्टरनेटिव करंट। यही था ना? तो यहीं से अपन आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम क्या है बच्चों बताओ? सेल्फ इंडक्शन। नाम में क्या रखा है? खुदगर्जी, सेल्फिश। काम कैसे करता है देखते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है बच्चों? एक बैटरिया। बैटरिया के साथ क्या लगाई है बच्चों? कुंजी। कुंजी से क्या दौड़ेगा? क्या दौड़ेगा? तो यहां से करंट आया ऐसे। सही है ना बच्चों? पीछे से आ रहा करंट, लूप के अंदर बहे जा रहा है, बहे जा रहा है। अब होता क्या है सुनना। तुम्हें ये तो पता चल गया कि किसी भी करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जिसे अपन कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या ये एक सोलेनॉइड जैसा बिहेव कर रहा है? करंट दौड़ाएंगे, जब इसके अंदर करंट जाएगा, करंट कैसे जा रहा है बच्चों? ऐसे जा रहा है कि पीछे से? हाँ या ना? ये देखो करंट ऐसे जा रहा है, ला 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 ला। सही है? ऐसे। और आगे से गया फिर पीछे वाले लूप से। तो करंट कैसे जा रहा है? पीछे लूप से घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए। अंगूठा किधर है? तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन जाएगी कि क्या नॉर्थ पोल। और ये हाँ या ना? चलता रहेगा क्या मामला ऐसे? तो इसने अपनी तरफ से क्या बनाई? मैं जो कर रहा हूं ना वो थोड़ा सा गलत है, बताऊं कैसे? आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या कर रहा हूं मैं। समझ में आया? बताओ क्या करना चाह रहा हूं मैं। एक लूप में करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनी, दूसरे लूप में करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बड़ी बनी, लेकिन बढ़ते हुए बनी, साउथ की मूवी के जैसे, एक के बाद एक। कहने का मतलब यहां पर ये, मुझे तुम क्या सोलेनॉइड का वो फॉर्मूला बता सकते हो? वायर। क्या बात है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट एन क्या है? पर यूनिट लेंथ। यस थैंक्स। नंबर ऑफ कॉइल पर यूनिट लेंथ। हाँ या ना? अब मुझे बताओ कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कॉइल आएगा वैसे वैसे म्यू नॉट आई के साथ एन मल्टीप्लाई होगा तो बी बढ़ता जाएगा सोलेनॉइड में। सोचो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी, 2 3 4 5। तो जो इधर खड़ी है कॉइल, जो सबसे लास्ट में जो वेट कर रही है क्या करंट आएगा बाबूजी, उसे एकदम से झटके पड़े। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? हमारे ही घर में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। क्या तुम मानते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये होता है कि फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा? फ्लक्स चेंज हो रहा पता कैसे चलेगा? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कांस्टेंट नहीं हो, बदल रही हो, या तो बढ़ रही हो या घट रही हो। बटन ऑन बटन चालू, बटन ऑन बटन चालू। याद आ रहा वो लास्ट वाला केस? यहां पर मैंने जैसे बटन चालू करा, करंट गया, मैग्नेटिक फील्ड बनी 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसके सामने अगर मैं कोई कोईल रखता, कोई भी दूसरी कोईल रखता, उसमें एक बल्ब लगाता, नीचे गैल्वेनोमीटर लगाता,
बटन दबाते थोड़ी देर के लिए बल्ब ऑन होता है, बिल्कुल सही बात है कि सारे कॉइल में जब तक करंट फ्लो नहीं हो जाता तब तक इसके अंदर फ्लक्स चेंज होता रहेगा और इसके अंदर न्यूज ईएमएफ आता रहेगा। थर्ड केस एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी। अरे कुछ याद आ रहा है? हाँ, अब मैं कह रहा हूं कि पीछे कॉइल नहीं है, इसी के घर में जो बंदा बैठा हुआ है लास्ट में जो कॉइल है उसको पता ही नहीं है कि बटन ऑन हो चुका है, इसके अंदर करंट आ रहा है, लेकिन इसके पास मैग्नेटिक फील्ड पहले पहुंच जाएगी और उस मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कॉइल से जब पास होती है बदलती हुई तो उसके अंदर इंड्यूस करंट बहने लग जाता है। और ये इंड्यूस करंट कैसा बहाएगा? समझ रहे हो? ये कॉइल, ये वाली जो कॉइल अलग थी ना, ये तो कहते हैं कि जब घर में ही विभीषण हो तो बाहर वाले की क्या जरूरत है। बाहर जो कोयल पड़ी थी उस कोयल ने इससे मोटिवेट होके अपने अंदर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करा बटन ऑन करते समय, उस क्षण पर, किस क्षण पर? जिस समय तक करंट पूरा कोयल में घूम जाए। लेकिन इस कोयल की जरूरत ही नहीं पड़ी, लास्ट वाली कोयल लाड में आ गई। इसको क्या लगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो मेरे अंदर इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और यही हुआ। इसके अंदर क्या हुआ? इंड्यूस ईएमएफ आया। जब नॉर्थ पोल पास आता है तो इसके अंदर जो करंट बहेगा वो कैसा बहेगा? क्या ऐसा बहेगा क्या? ये भी ऐसा, क्योंकि ये भी कैसा बनाएगा? सोचो, यहां से करंट आ रहा भैया, यहां से करंट आ रहा है, इसने भी अपने अंदर इंड्यूस करंट जनरेट कर दिया, उल्टा करंट बहाने लग गया। इसकी वजह से जो करंट आ रहा है वो करंट कौन सा है? इंड्यूस्ड करंट है। और ये तो कौन सा है? सबचो सप्लाई किया हुआ वोल्टेज करंट है। सप्लाई करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनी, सोलेनॉइड वाले फॉर्मूले से मैग्नेटिक फील्ड बनी, तो लास्ट वाले कॉइल को पता ही नहीं था कि करंट चल रहा है, मेरे घर में काम चल रहा है, लेकिन इसने झगड़ा कर लिया दारू पी के। नहीं पता है। देखो कहानी क्या है, ये फूफा जी है, या तो ये जीजा है या ये फूफा है। जब घर में कोई बढ़िया काम हो रहा होता है तो इन दोनों से सावधान रहो, इनको पौवा देके साइड में बिठा दो, काट देंगे ये। तो कहानी सुनो बच्चों, क्या है कि जब इसके अंदर से करंट बहा तो करंट बहते 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 इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती गई, तो लास्ट वाले कॉइल मोटिवेट हो गए, इसके अंदर से इंड्यूस करंट बहा उल्टी डायरेक्शन में। करंट जिस डायरेक्शन में आ रहा है इसने उल्टा करंट बहाया और दोनों करंट आपस में कोइंसाइड करने लग गए। तो ये जाते हुए करंट को बहने नहीं देगा और ये इंड्यूस करंट इसको आगे बहने नहीं देगा। क्या तुम कह सकते हो कि घर में ही विभीषण बन गया है? क्या बोलते हैं इसे बच्चों? सेल्फ इंडक्शन। खुद के कोयल में ही करंट बहाने से लास्ट वाली कोयल, एक एंड पे करंट दिया, दूसरे एंड के कोयल के अंदर से इंड्यूस ईएमएफ आ जाए। क्या तुम ऐसा कह सकते हो कि एक बार अंदर करंट घुस गया या चार्ज घुस गया उसको बाहर नहीं निकलने देंगे? अब ये कह सकते हो क्या? ऐसा कभी सोचा है तुमने कि चार्ज सिस्टम में घुस गया और वो बाहर नहीं निकल रहा? कहां सुना है? ऐसी कोई मशीन बनाई है अपन ने अभी तक, या कोई चैप्टर पढ़ा जिसमें चार्ज अंदर चला गया हो और वहां चार्ज स्टोर्ड हो गया हो? कैपेसिटर। कैपेसिटर इज अ डिवाइस which have tendency to store electric energy in the form of electric charge by using the electric field, as well as this self induction। एक ऐसा डिवाइस तैयार हो चुका है, ये भी अपने अंदर जाते हुए करंट को स्टोर कर दिया, मतलब चार्ज स्टोर कर दिया। लेकिन किसकी वजह से स्टोर करा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्टोर हुआ और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्टोर हुआ। बताइए बच्चों, एक नए डिवाइस का शुरुआत हो चुकी है जिसका नाम क्या है? इंडक्टर। तुमने पावर कंजप्शन में रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, तुमने पावर कंजप्शन में कैपेसिटर पढ़ा होगा, आज अपन इंडक्टर की शुरुआत कर चुके हैं। रेजिस्टेंस का काम है पावर को कंज्यूम करना, यूज कर लेना, बल्ब चला देना, पंखा चला देना, लाइट चला देना, इसको जला देना, समझ गए? रेजिस्टेंस का काम। कैपेसिटर का काम स्टोर द पावर एंड प्रोवाइड द इंस्टेंटली। कैपेसिटर का काम पंखे को इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड कराना, कैपेसिटर का काम एसी के अंदर यूज में लेना। कैपेसिटर इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करवाता है, इनिशियल एनर्जी बहुत सारी अमाउंट में। फ्लैशलाइट मोबाइल के अंदर कैपेसिटर का काम। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस हु कैन स्टोर द एनर्जी एंड सप्लाई हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी विद इन अ सेकेंड्स। सही बात है कि नहीं है? वो तो ना एकदम से कोई भरा हुआ होता भराता हो, एक अरे बस घर
वो वाला कैपेसिटर। बस कर भाई। वैसे इंडक्टर भी कैपेसिटर जैसा, ये बस कैपेसिटर में इंडक्टर में एक ही डिफरेंस है। क्या? कैपेसिटर स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इंडक्टर स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टर तीनों की तीनों पावर को कंज्यूम ही कर रहे हैं एक तरीके से। रेजिस्टेंस हैंड टू हैंड कर रहा है, कैपेसिटर थोड़े दिनों बात करेगा, इंडक्टर भी थोड़े दिनों बात करेगा, हाँ या ना? लेकिन तीनों की तीनों पावर कंजम्पशन डिवाइस ही हो गए क्या? जाते हुए करंट को रोक के यूज में लेना, जाते हुए करंट को रोक के यूज में लेना, जैसे बहती हुई नदी में हाथ धो लेना वाली बात है। हो गया मेरा काम, समझ गए क्या? रेजिस्टेंस नहीं होना किसी डिवाइस के अंदर तो करंट बहते हुए को अपन यूज में नहीं ले सकते। रेजिस्टेंस एकमात्र ऐसा डिवाइस है जिसकी वजह से हम पावर को यूज लेते हैं। जैसे क्या कहते हैं, कोई नदी बह रही बहुत तेज, तुम्हें उसका पानी पीना है, बहुत तेज बह रही, तो क्या करोगे? तुम्हें एक छोटा सा सेक्शन बनाना पड़ेगा जिससे पानी थोड़ा ठहर जाए, वो ठहरे हुए पानी को आराम से बाल्टी भरो चले जाओ। बहती हुई नदी में बाल्टी डाल के तो देखो, मजा आ जाएगा तुम्हें। मैं तो कह रहा हूं ढाल के देखो। भैया मैं अभी काठगोदाम रेलवे स्टेशन है जो कि उत्तराखंड का आखिरी स्टेशन है। काठगोदाम के बाद पहाड़ चालू होते हैं ना। गाड़ी का नाम रतलाम है, जो कि रानीखेत है, मतलब रानीखेत एक्सप्रेस नाम सुना होगा। रानीखेत गाड़ी, खुद रानीखेत एक ऐसे पहाड़ों में बसा हुआ जहां रेल नहीं जा सकती, और उस गाड़ी का नाम ही रानीखेत एक्सप्रेस है। जबकि उसका स्टेशन, जैसे मान लो कि अजमेर एक पहाड़ों में बसा हुआ है और जोधपुर उतरना पड़ रहा तुम्हें, वहां के लिए अलग से बस पकड़ो, वो भी ऐसे गोल घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए फिर वापस नीचे उतर, घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए। तो काठगोदाम एक आखिरी स्टेशन है। पता कैसे चला? पहली बार मैंने कोई ऐसा स्टेशन देखा कि ट्रेन के सामने दीवार है। ट्रेन पहुंची स्टेशन पे और ट्रेन से उतरे और सामने दीवार, बोलो अब आगे नहीं जाने देंगे, आगे पहाड़ है, कृपया गाड़ी रोक ले। तो वहां पर हम जब गए तो उधर से ना एक गोला नदी बह रही थी। गोला नदी का नाम था गोला नदी, बड़ी तेज बह रही थी वो ना, बहुत मिट्टी पत्थर थे उसमें, तो बस हाँ देखने में मजा आ रहा था, साफ पानी नहीं था। लेकिन गोला नदी में छोटी छोटी नदियां जा रही थी, ठंडे ठंडे पानी से, पहाड़ों से जो पानी आता है। तो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए ना उन नदियों को पार अलग करना पड़ा, जबकि रोड पे चल रहा वो पानी। पूरे मोहल्ले वाले भी वहीं से चल रहे हैं, भी तो हमने भी चलो चल लेते हैं। पैर रखा, पैर रखा, पानी इतनी सी लेवल का था, बस बहुत तेज बह रहा था। पैर रखा ना, पानी इतना सारा इकट्ठा हो गया, वो ना टर्बुलेंट मोशन हो जाता है, जैसे कि लेके डूबेंगे हम तो। बहुत अच्छा हुआ बैग हाथ में था और आसानी से ऐसे ऐसे करके यहाँ तक पानी, इतना सा पानी इतने से लेवल का था और इतनी तेज प्रेशर से था कि पानी उछल उछल के यहाँ तक आ गया, और लोग ऐसे ऐसे पार कर रहे थे उसको। और वहां पर छोटा सा एक सेक्शन बना दिया जहां पर पानी इकट्ठा हो रहा था और उसको लोग यूज में ले रहे, पीने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए, स्वच्छ में, बिल्कुल इतना स्वच्छ पानी आ रहा था। तो वही है, बहते हुए पानी को अपन रोक नहीं सकते, यूज में नहीं ले सकते, ऐसे बहते हुए करंट को अपन यूज में नहीं ले सकते, लेकिन इसके लिए डिवाइसेस चाहिए, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। हमें पता चल गया इंडक्टर काम क्या करता है पहले तो। फिलहाल सेल्फ इंडक्शन समझ में आया, दिस इज द थ्योरेटिकल सिस्टम, एक ये थ्योरी है। सेल्फ इंडक्शन होता क्या है, तो तुम्हें पता चल गया कि जैसे ही अपन किसी कॉइल के अंदर करंट प्रोवाइड करवाते हैं तो करंट बहते ही कॉइल के एक एंड से मैग्नेटिक फ्लक्स बनना चालू हो जाता है, वो दूसरे एंड तक वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से उसके अंदर से इंड्यूस करंट बहने लगता है, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में बहता है। लेंज के नियम के अनुसार जिस डायरेक्शन में करंट अपने सप्लाई करा उसके उल्टी डायरेक्शन में करंट ये इंड्यूस देगा, और इस वजह से इनके बीच में क्या होने लग जाएगा, सेल्फ इंडक्शन प्रोवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया कहानी? अब ये काम कैसे करता है ये अपन देखते हैं। कि ये कॉइल थी मेरे पास और मैंने बटन लगाया, करंट दौड़ाया, तो मुझे बताओ कि इंड्यूस ईएमएफ जो है या फिर इंड्यूस ईएमएफ वो डिपेंड किस पे करता है बच्चों? हाँ, तो फाई मतलब फ्लक्स। मुझे बताओ कि ये कॉइल के अंदर जो उल्टा करंट बह रहा था, इंड्यूस ईएमएफ है ना, इंड्यूस करंट ऐसे बहेगा, और अगर पोलरिटी चेंज कर दूंगा तो इंड्यूस करंट उल्टा हो जाएगा, ये तो तुम्हें पता है। मुझे बताओ कि फ्लक्स का मेन आने का कारण क्या है, इसमें फ्लक्स चेंज कैसे होगा? ये लाइन समझ में आई? नहीं, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट सप्लाई। ये आई समझ गए क्या? मैं आई दूंगा तो ही फ्लक्स बदलेगा, मैं आई नहीं दूंगा तो फ्लक्स ही नहीं आएगा। मैंने बटन ऑन करा, करंट गया तो फ्लक्स बना, फ्लक्स बना, फ्लक्स बना, फ्लक्स बना। करंट ही नहीं दूंगा तो फ्लक्स कहां से बनेगा? तुम्हें याद है
V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। किसी भी सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप के अगर अपन करंट प्रोवाइड कराते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस दोनों पॉइंट के टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस के। ओम्स लॉ, ओम को कुछ याद आ रहा है? किसी भी कंडक्टर को इनफाइनाइट से लेके आने में किया गया जो चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके किए गए वर्क डन, मतलब पोटेंशियल के, पोटेंशियल के। ऐसे ही फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। तुम्हें मैं ये जो रटवा रहा हूं ना, क्यों रटवा रहा हूं पता है? ताकि इससे V बराबर क्या मिलेगा? R। ताकि Q बराबर क्या मिलेगा? ताकि फाई बराबर क्या मिलेगा? Li। L मतलब सेल्फ इंडक्टेंस। हजम तो हो रही है ना बातें जो मैं कर रहा हूं? है थ्योरी लेकिन मस्त भी है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या बोलते इसे? और जैसे इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, सेल्फ पता नहीं क्यों नाम दे रहे, क्योंकि खुद के अंदर ही हुआ। घर का भेदी लंका दाए, है ना बच्चों? इसलिए इसका नाम सेल्फ इंडक्टेंस। वैसे इंडक्टेंस हो सकता है। और इंडक्टेंस किस में होता है? इंडक्टर में होता है। रेजिस्टेंस किस में होता है? रजिस्टर में होता है। कैपेसिटेंस किस में होता है? कैपेसिटर में होता है। कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर, बोथ सॉरी बोथ क्यों, आर डिवाइसेस है ना, सारे के सारे क्या डिवाइस है। लेकिन इनके अंदर जो कैपेसिटी होती है, एक रेजिस्टेंस के बोले कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस या फिर इंडक्टेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब भी फिजिक्स में कोई नई चीज पढ़ता है तो क्या क्या पढ़ते हैं उसके बारे में बोलते जाओ। डेफिनेशन तो हो गई बच्चों ना हमारे पास। सुनो सुनो सुनो, इंडक्टेंस की डेफिनेशन पढ़ाई देता हूं मैं तुम्हें। एल बराबर क्या हो जाएगा? एक है ना, एक चीज और बताऊं, जो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा ना इसके अंदर, वो कैसे बनेगा बताओ? थीटा बराबर डी फाइव बाई थीटा बराबर माइनस लगा दो डी अपॉन डी टी। फाइव की वैल्यू कितनी है ये? एल तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? थीटा बराबर क्या है? माइनस का एल डी आई बाई डी टी। बहुत बढ़िया। तो यहां से एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? मानते कि नहीं मानते हो? काम करता हूं ना मैं, थोड़ा सा कुछ ये कर देता हूं, छोटा सा चेंज करता हूं मैं, ये चलेगा? इतना काम आया? हाँ छोटा ही ले लिया बस। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? डी फाई की वैल्यू एल आई डी टी। एल तो क्या है बच्चों? डी आई बाई बराबर में क्या चल रहा है? थीटा। चलेगा क्या? ओके। उसके बाद थीटा हो गया, एल आई बाई डी टी होगा, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा माइनस हटा देता हूँ फिलहाल, डी आई बाई। बहुत बढ़िया। यूनिट निकालो बच्चों इसकी। वोल्ट पर एम्पियर इनटू में सेकंड। वोल्ट इनटू सेकंड पर एम्पियर को पता है क्या बोलते हैं? अरे ने कितने माइनस? कौन सा माइनस? अरे यूनिट निकाल रहे तो माइनस क्यों लगाऊंगा? ये वाला माइनस ना, तो मैंने लिखते लिखते बोला भी तो था कि बेटा माइनस को भूल जाओ, भी यूनिट निकाल रहे अपन। तो मैं ध्यान देता ना प्लीज, थप्पड़ पड़ेगी अब तेरी छुट्टी होते ही। याद दिलाना मेरे को, जैसी क्लास खत्म होना बताना सर कितने अरमान मान मान। सुनो रे सुनो, इसे क्या बोलते हैं? फाइनली चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था हेनरी को ही मुंह लगाया था अपन ने। हेनरी को एक जगह मिली गई है अपना नाम दिखाने के लिए, और किस कहां पर दिया? इंडक्टर को। इंडक्टर क्योंकि फ्राइडेस और हेनरी का एक्सपेरिमेंट से हुआ था सारा, तो हेनरी यहां से निकला है। और एक हेनरी जो है उसकी डेफिनेशन किसके बराबर हो सकती है? जब इसकी वैल्यू 1 वोल्ट हो और करंट कितना हो? 1 एम्पियर हो, टाइम कितना हो? 1 सेकंड हो। जब 1 वोल्ट की बैटरी से 1 एम्पियर का करंट अगर 1 सेकंड के लिए प्रोवाइड करवाया जाए किसी सिस्टम के अंदर, तो उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाला जो इंडक्टेंस होगा वो 1 हेनरी के बराबर होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? अच्छा मेरी बात ठीक है। और यूनिट आगे डायमेंशन निकाल सकते हो क्या बच्चे इसकी? देखो इधर, फाई बराबर क्या है मेरे पास? एल आई। एल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? फाई अपॉन में आई। वाओ,
बी ए अपॉन में आई, बी की मैग्नेटिक फील्ड टकला से आएगी। टकला की तुम्हें डायमेंशन थोड़ी याद है, कोई बात नहीं। फोर्स बराबर याद है ये वाला फॉर्मूला, क्यू वी बी साइन थीटा। तो एफ बराबर, नहीं 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 नहीं, एफ अपॉन में क्यू बी, नहीं क्यू बी, अरे साइन थीटा को गायब कर दो, डायमेंशन में यूज में नहीं आता। हाँ डायमेंशन में कोई फॉर्मूला नहीं लेते, वो फंक्शन नहीं लेते। तो ऊपर क्या आ जाएगा बताओ, एल बराबर एफ अपॉन में क्यू वी, इधर आई इधर में ए। फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2, एरिया की डायमेंशन l2, चार्ज की डायमेंशन a1 t1, वेलोसिटी l1 t माइनस 1, करंट a1, l1 से l1, t1 से t1, क्या बच रहा है m1 l2 t माइनस 2 a माइनस का 2। वाह, दिस इज द डायमेंशन ऑफ हेनरी का, हेनरी की डायमेंशन आ गई बच्चों। हजम हो रही है क्या बात? हेनरी, हु इज दिस? हेनरी। बताओ क्या क्या निकाल लिया? डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूला हो गया, डायमेंशन यूनिट। अब क्या निकालेंगे? ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। क्या लिखा है और क्या लिखा है? बस बताओ क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में, कि एल की वैल्यू जो ना डिपेंड किस किस पे करती है? इसकी शेप कैसा है, साइज कैसा है, रेडियस कैसी है, सर्कल कितने बना रखे हैं, राउंड कितने हैं, इस पर डिपेंड करता है, मतलब ज्योमेट्री पे, ना कि इस बात पे कि इसमें करंट कितना प्रोवाइड करवाते हैं। इसी प्रकार रेजिस्टेंस भी वी और आई पे डिपेंड नहीं करता था। कुछ याद आ रहा है? रेजिस्टेंस वी और आई पे डिपेंड नहीं करता, जबकि पोटेंशियल सोर्स लगाते हैं तो करंट बहता है तो रेजिस्टेंस निकलता है, लेकिन रेजिस्टेंस फिर भी वी और आई पे डिपेंड नहीं करता, जबकि रेजिस्टेंस चार चीजों पर डिपेंड करता है। बताओ कौन कौन से? पहला लेंथ, दूसरा एरिया, तीसरा टेम्परेचर, चौथा मटेरियल। रेजिस्टिविटी कहते हैं इसे। कैपेसिटर खुद C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, C बराबर A एप्सिलॉन M अपॉन में D। C मतलब कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर खुद चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा, जबकि Q बराबर CV। याद आ रहा है क्या? चार्ज पर और पोटेंशियल सोर्स पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? एक तो साइज, दूसरा मीडियम परमिटिविटी। सही बात है कि नहीं बच्चों? और इसमें भी इंडक्टर किस किस पे डिपेंड नहीं करता है, करंट, जितना करंट में दे रहा हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, इंडक्टर को। इंडक्टर एक कांस्टेंट है। इंडक्टर डिपेंड किस पे करता है? ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। तुमने इंडक्टर का शेप कैसा लिया है, कॉइल बिल्कुल पास पास लिए हैं, दूर दूर लिए हैं, इस पर फर्क पड़ता है। पिच लेंथ कहते हैं उसे, बहुत सारी चीज आएगी। समझ में आ रही कहानी? ये हवा में बता दिया, आगे जाके और बताऊंगा इसके बारे में। फिलहाल अपन ने सेल्फ इंडक्शन की थ्योरी के बारे में सुना, क्या करता कैसे काम है। करंट खुद में दिया, खुद ही के अंदर ही, खुद ही के अंदर, खुद सेल्फ इंडक्शन। हजम हो गई ना बात? टीजली समझ में आ रही है चीज, कि अगर मैंने किसी कोइल को करंट दिया तो उसके दूसरे एंड पर उस करंट की वजह से बनने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स से अपने अंदर इंड्यूस ईएमएफ लेके आ जाएगा, जो कि उल्टी डायरेक्शन में करंट बहाएगा, और उसी ही केस को क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। और सेल्फ इंडक्टर आया किसकी वजह से बच्चों? फाई की वजह से। फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? आई के। जैसे जैसे करंट दूंगा वैसे वैसे फ्लक्स चेंज होगा, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा, कंडक्टर का कांस्टेंट आ जाएगा एल। अभी तक तो इंडक्टर की बातें करी, अब इंड्यूस ईएमएफ की बात एक्चुअली में करेंगे अपन। क्या लिखा बच्चों मैंने? इंड्यूस ईएमएफ थीटा बराबर माइनस का डी फाई बाई डी टी, थीटा बराबर फाई की वैल्यू एल डी आई बाई डी टी। सही है क्या? ये माइनस है बेटा तेरा, ले अब रहेगा ये माइनस, ठीक है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है बच्चों, बताऊंगे तुम्हें? क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? तीनों आ गया? तीनों नहीं, बैटरी कैपेसिटर नहीं आया अभी तक। सुनो, मैंने बोला कि इंडक्टर खुद पावर सोर्स जैसा काम कर सकता है, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि ऐसे क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, अगर सब जगह रेजिस्टेंस होता तो तुम्हें अच्छा लगता है ये इंडक्टर है तो क्या फर्क पड़ता? देखना अभी, क्या ये भी एक उल्टी बैटरी बनाएगा? करंट जिस टाइप जाना उल्टी बैटरी बना दो, ये उल्टी बैटरी पहले से है, रेजिस्टेंस भी कैसी बनाएगा? उल्टी बैटरी। बोलो हाँ या ना? अच्छा, ये तो V 5 वोल्ट है, ये कितना हो जाएगा? V बराबर करंट कितना जा रहा है? I, रेजिस्टेंस कितना? क्या लिख दिया?
बहुत बढ़िया। इसका ईएमएफ ये रहा एल डी आई बाई डी टी। अरे हाँ वी, इसे वी तो बोल सकते हो तुम। अच्छा माइनस क्यों बता रहे हो? क्योंकि उल्टा जाता है इसलिए वी बराबर माइनस हटा दो बच्चों में। अरमान माइनस से भी ये बताता है कि सेल्फ इंडक्शन जो है वो अपने ही विरुद्ध काम कर रहा है लेंज के नियम के अनुसार, है ना। यहाँ पर हेनरी कितना दे रखा है बच्चों? हो गया काम खत्म। एल डी आई बाई डी टी के हिसाब से क्या ये डी आई बाई डी टी हो गया क्या? केवल एल की वैल्यू बन रख दी, यहां तक हजम वही बात। अब पहला केस क्या दे रखा है? जब करंट इसमें 2 एम्पियर का हो लेकिन कांस्टेंट भी है। अब जब करंट कांस्टेंट है तो डी आई बाई डी टी कितना हो जाएगा? चलो मैं पहले एक इक्वेशन लिख के दिखाऊं, शायद तुम्हें याद हो जाए पुराने पाप। बी ए माइनस का डी आई बाई डी टी माइनस का 5 माइनस का 2i बराबर वी वी, हाँ या ना? ये सारे के सारे वी है। ये इंडक्टर का पोटेंशियल, ये खुद बैटरी का पोटेंशियल, और ये रेजिस्टेंस की वजह से बनने वाला पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन। पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन अपन पहले से बना चुके बहुत बार। मैंने एक्चुअली में केवीएल लगाया बच्चे, देखो तो ढंग से, लेकिन मैं केवीएल बोलूंगा नहीं, मैं इस चीज को पहले से ढंग से रटवा चुका हूं। और देखो पहला केस अगर लगाता हूं तो ये तो 0 हो गया, लिखता जाता हूं ना यहाँ पर पहला केस। तो वी ए, पहले इसको और सोल्व कर दूं क्या? ये बराबर करंट कितना जा रहा है सब में? 2 एम्पियर है, तो सोल्व कर देते हैं। वी ए माइनस का वी बी बराबर डी आई बाई डी टी प्लस का 5 प्लस का 2 2 नहीं, अच्छा चलेगा क्या बच्चों? करंट सब में कितना बह रहा है? 2 एम्पियर है, तो मैंने आई की वैल्यू 2 रख दी। अब डी आई बाई डी टी देखना कांस्टेंट है जब करंट, तो डिफरेंशिएशन उसका, तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू 0 प्लस 9, आंसर कितना आएगा? हमें बोला है ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, बता रहा हूं मैं। बी केस वी ए माइनस वी बी, इस बार क्या बोला है? इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर, तो इसका मतलब डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी? 1 प्लस 9, अरे 1 एम्पियर पर सेकंड। 1 एम्पियर पर सेकंड का मतलब होता है डी आई बाई डी टी दे रखा है अपन को एम्पियर पर सेकंड, बराबर कितना आ गया? हाँ करंट इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तीसरा वी ए माइनस वी बी माइनस का 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा? डिक्रीज हो रहा 1 एम्पियर पर सेकंड। हजम हो रही है क्या बात? इंडक्टर को पढ़ाने के साथ ही क्वेश्चन करा देने का मतलब हो गया इंडक्टर अब पूरा अच्छे से समझ में आ गया अपन को है क्या एक्चुअली में। कैपेसिटर जैसे तुम्हें याद है, रेजिस्टेंस तुम्हें याद हो गया, वैसे ही अब तुम्हें क्या याद हो गया बच्चों? अब बताओ, तुमने रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़े थे, तुमने कैपेसिटर के भी सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़े, इसका मतलब इंडक्टर के भी तो सीरीज कॉम्बिनेशन होने चाहिए। सिलेबस में नहीं है, नहीं है। हाँ पैसे तो हैं, तो मैं तो कर रहा हूँ ना बच्चों सीरीज पैरेलल। अपने सिलेबस में तो नहीं है इंडक्टर, है ना, लेकिन अपन तो इसको शॉर्ट में कर लेंगे जैसे तैसे। फिलहाल हजम हो गई ये बात। तो मेरे पास एक स्पेस आता है जिसमें अपन क्या लेते हैं, किसको यूज में लेते हैं? चलो पहले इसी को यूज में ले लेता हूँ, लू या नहीं लू? चलो ठीक है, ये क्या लिखा हुआ बच्चों? ऑब्वियस बात है, क्या है कहानी? जब ये कैपेसिटर जैसा बिहेव कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर, तो यहाँ पर इंडक्टर किसकी फील्ड में एनर्जी स्टोर करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। वही मुझे निकालना है। कैपेसिटर के अंदर स्टोर होने वाली एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। और क्यूवी हाफ के अंदर, और क्यू स्क्वायर अपॉन सी हाफ, है ना। 3 फॉर्मूले थे। इधर भी देखते हैं बच्चा अपन। सबसे पहले क्या ये इंडक्टर जो है वो वर्किंग एज ए लोड है ना, एक लोड जैसे काम कर रहा, मतलब पावर सोर्स बन गया है। पावर सोर्स बन गया मतलब P बराबर क्या हो सकता है बच्चों? क्या लिख देता हूं, पावर सोर्स से मतलब P बराबर क्या हो सकता है? वी आई। अच्छा V ही क्या है? छीटा। छीटा बराबर कितना मिला मुझे? जब हुई ये बात रख दो इधर। P बराबर कितना हो जाएगा? L I डी आई बाई डी टी। निकालना क्या है मुझे? दिया क्या है? पावर से एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं? साला एनर्जी से तो पावर निकाल सकते हैं अपन, पावर से कैसे निकाल सकते हैं? सुनना, याद करो, जो एनर्जी में टाइम का डिवाइड करते थे ना, तब क्या मिलता था? और अगर एनर्जी मुझे चाहिए तो पावर में किसका मल्टीप्लाई कर दूं? तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं बच्चों? एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर दैट इज E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीडीटी। हाँ या ना, मतलब L I
डी आई बाई डी टी, मैं डी टी का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डी टी से डी टी कट जाएगा। वाओ, एल बार अंदर क्या बचा, लिमिट कहां से कहां तक लगाऊं, जीरो, करंट मान लो जीरो से स्टार्ट हुआ और करंट आई पे खत्म होता है, आई का इंटीग्रेशन आई का स्क्वायर बटे 2, लिमिट जीरो से लेके आई, तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा, हाफ एल आई का स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, हाफ सीवी स्क्वायर इज द कैपेसिटर, हाफ एल आई स्क्वायर इंडक्टर। और ये दो ही डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करते हैं, रेजिस्टेंस एनर्जी स्टोर नहीं करता, ये तो कैपेसिटर था जिसने जेब में डाली एनर्जी, स्टोर करके चल रहा है ना। बच्चे है ना दो प्रकार के होते हैं, आजकल के नहीं, हमारे टाइम पे पर्ची मिली बचा के रख ली, पर्ची मिली बचा के रख ली, शाम को जाएंगे और 3-4 रुपए इकट्ठे हुए तो ये खरीद के खाएंगे। दूसरे बच्चों तो खर्ची मिली खर्च, खर्ची मिली खर्च, खर्ची का नाम ही क्या है, खर्च। तो रेजिस्टेंस इज द खर्ची खर्च, कैपेसिटर इंडक्टर क्या है, खर्ची मिली रखो, खर्ची मिली रखो, खर्ची मिली, रात को इकट्ठा करके एकदम मस्त तरीके से टेकन 3 खेलने जाएंगे। क्योंकि यार एक कॉइन हार जाते ना फिर वो दिन खराब जाता है, इसलिए दो दो कॉइन तो होने चाहिए। 1 रुपए में कितने कॉइन से खेले हो अधिकतर, टेकन 3 घंटे के साथ थोड़ी खिलाते हैं, कॉइन होना चाहिए बस। टेकन 3 के तो कॉइन आते थे भैया, कॉइन आते थे, वो तो प्ले स्टेशन 3 है जो घंटे के हिसाब से खेलते थे अपन, टेकन 3 आता था भैया, मजा आता था। मोको जिन बोलो, ये जमा आ गया के बाद एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर समझ में आ गया। अब मुझे जो चीज तुम्हें समझानी है वो है ये, जो अपने सिलेबस में है ना, एक्चुअली में क्वेश्चन आता है कि सेल्फ इंडक्टेंस से इंड्यूस ईएमएफ निकालो पूरा ढंग से, ये इंडक्टेंस की वैल्यू भी बताओ इंडक्टर के अंदर। तो अपन ने कॉइल लिया, मान लेते कि मैंने कॉइल लिया जो कि सोलेनॉइड जैसा बिहेव कर रहा है, इसके अंदर एक बैटरी लगाई, की लगाई, करंट गया यहां से यहां तक, इसकी कॉइल की लेंथ कितनी मान लेता हूं, नंबर ऑफ कॉइल पर यूनिट लेंथ एन है ना, ये सब तुम्हें पता है, एन अपॉन एल का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉइल इन पर यूनिट। बहुत बढ़िया, चलो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, थीटा बराबर, कलर सही है, दूसरा लू वाइट लू, थीटा बराबर माइनस का एल, अरमान माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, थीटा हो गया हमारे पास। वाव, अब सेल्फ इंडक्शन के लिए निकालना है, मेरे को इसी फाई बराबर, फाई का फॉर्मूला बताओ बच्चों, बी ए, क्या थीटा की वैल्यू में यहां पर शून्य ले लू, क्यों ले लू शून्य, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, एरिया ऐसा, निरस्त भव है। अरे वो कौन सी मूवी है, डॉक्टर स्ट्रेंज, वो घाघरा पहन के जो नाचता रहता है, हाँ जो भी है, जो आत्मा बाहर निकाल देता है ऐसे करके, चीन टपक डम डम, बताओ बच्चों, बी है, बी 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 क्या लेंगे, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड produced in the solenoid. What is the formula for magnetic field used in solenoid? Yes, बेटा दशरथ बोल, mu naught ni. Can I put this formula into this? Yes. So phi will be okay with that, mu and I and A. Yes or not? Absolutely. So we can say that is the flux. That is the magnetic flux. That is the that is the magnetic flux per unit लेंथ। हाँ या ना, नहीं गलत हो गया, वापस, इफ n क्या है, नंबर ऑफ टन्स
पर यूनिट लेंथ है, मतलब ऐसे n अपॉन एल। वाओ, तो इसमें NL का मतलब क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सोलेनोइड। तो इसका मतलब फाई बराबर जो नया आने वाला है वो क्या जाएगा? म्यू नोट एन आई ए के साथ मल्टीप्लाई किसको कर दूंगा? NL को। तो क्या जाएगा? म्यू नोट एन स्क्वायर एल आई ए, दैट इज द फाई। फाई नेट मुझे अब मिला है, टोटल फ्लक्स मिल गया। पहले तो केवल किसके लिए था? पर यूनिट लेंथ के लिए था। इसका मतलब फाई बराबर म्यू नोट, इसके बाद जो लिखने वाला हूं मजा आ जाएगा तुम्हें बच्चों। क्या मैंने सही लिखा है या नहीं? आया ना? कुछ नहीं, मैंने सिर्फ एन की वैल्यू, दो फॉर्मूले निकाल दिए, मतलब कुल मिला के, कैपिटल एन में भी और स्मॉल एन में भी। तो क्या जाएगा? म्यू नोट एन स्क्वायर एल आई ए, और नीचे क्या जाएगा? एक एल से एक एल कट जाएगा, तो फाई की वैल्यू क्या मिल रही है? म्यू नोट एन स्क्वायर आई ए अपॉन में, वाओ, जगह चाहिए मुझे, पीछे ले लेता हूँ। फाई बराबर म्यू नोट एन स्क्वायर और ए आई अपॉन में, यही है। क्या तुमने फाई बराबर एल आई का फॉर्मूला कभी पढ़ा है? हाँ, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस का लॉ है जो। उसका मतलब एल की वैल्यू क्या आनी चाहिए? मानते हो या नहीं? क्या लिखा है? इंडक्टेंस ऑफ अ इंडक्टर। तो एल बराबर क्या आ जाएगा? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल, जिसमें एन, मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों, क्या पूरे लेक्चर में सेल्फ इंडक्शन की बात हो रही है, कहीं पे भी एल का फॉर्मूला नहीं आया। अब आया, कहीं पे भी एल का फॉर्मूला नहीं, अपन ने एल को समझ लिया कि एल होता क्या, और एल से बाकी सारी चीजें कर दी। एल से स्टोर होने वाली एनर्जी निकाल दी, एल से बनने वाले पोटेंशियल सोर्स का न्यूमेरिकल कर लिया, लेकिन एल के अंदर क्या क्या होता है ये नहीं निकाला। अब निकला है, सोलेनोइड को यूज करके अपन ने इंड्यूस ईएमएफ से एल निकाला। अब इस एल से क्या निकाल रहा हूं बच्चों में? तो एल म्यू नोट तो कांस्टेंट है, फिर भी देखते हैं, अगर एल में म्यू एम आ जाए, क्या आ जाए बच्चों? तो इसका मतलब मीडियम पे भी डिपेंड करता है क्या, या फिर क्या बोलेंगे इससे, इस पे डिपेंड करेगा बच्चों, परमेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। और देखना बच्चों, एल बराबर म्यू एन म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में, अगर एल आ रहा है तो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इंडक्टर उतना ही अच्छा बनेगा, ज्योमेट्री। एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया, जितना बढ़िया एरा होगा, जितना बढ़िया एरिया होगा, वो बढ़िया और बड़ा में थोड़ा एरा हो गया ना, ये थोड़ा एरा रह गया। तो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरा के, जितना बड़ा एरा होगा उतना ही बड़ा ओरा होगा। दो तो हो गए, ज्योमेट्री पे डिपेंड। तीसरा, मीडियम जितना अच्छा रखोगे, माहौल होना चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए, तब जाके इंडक्टर इंडक्टर जैसा बिहेव करेगा। नहीं तो मैं नहीं खेल रहा, मेरा बल्ला, मैं घर जा रहा हूं। सही बच्चों, पहली बॉल पे अगर जिसका बैट है उसको तुमने आउट कर दिया तो मैं नहीं खेल रहा। हारी बात सुनने, अभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारी बैटिंग का टाइम आ गया और सामने वाला बोलर मम्मी का फोन आ रहा है यार, या फिर मोहल्ले में खेल रहे हो और एकदम से मम्मी को तुम बोल के आए हो कि मम्मी मैं इशारा करूं तो मुझे बुला लेना आवाज देके। ऐसा गेम नहीं खेला ना तुमने? चलो ठीक है, मतलब इतने तो लॉयल हो तुम दोस्त के प्रति। सुनो बच्चों सुनो, ये मेरे पास जो फॉर्मूला बना है, ये बढ़िया फॉर्मूला बना नहीं बना? ठीक है, क्या तुम्हें इसको देखते हुए मैंने क्या करा, एक बैटरी लगाई, की लगाया, करंट दिया, और पता है क्या कर रखा है? व्हाइट कलर के कॉइल में ग्रीन कलर के कॉइल को ऐसे, समझ गए क्या?
एक में करंट तोड़वाया, तो ग्रीन वाले के अंदर क्या आएगा? इंड्यूस ईएमएफ, या फिर क्या तोड़ेगा? देखो, एक तो होता है कि मैंने मेरे ही घर में झगड़ा कर लिया, सेल्फ इंडक्शन। एक होता है, सुनो मेरे को एग्जांपल आ रहा है जो बड़े जोर से। एक तो हो रहा है कि घर में झगड़ा हुआ और घर में ही झगड़ा हुआ, सेल्फ इंडक्टेड। एक घर के झगड़े को देखने के लिए कोई बाहर वाला आया, उससे झगड़ा होने की जरूरत ही नहीं, वो पिट गया बीच में आके। मैंने तो बताया था ना, मेरे दोस्त था सपोला। हाँ, ऐसी बातें तो मैंने करी नहीं भाई, पता नहीं कैसे कैसे ऐसी बातें नहीं करी। एक्चुअली में क्या है, बोरिंग का पाइप था अच्छा खासा, बहुत बढ़िया पाइप था। उसके पापा ने उसकी बोरिंग के पाइप उठा के जो मारा, तो उसके हाथ ऐसे थे, मुंह पे पड़े चाहे कैसे पड़े, और बहुत अच्छी बातें बोल रहे थे उससे उसके पापा। मैंने कहा मेरा दोस्त है, मैं जाऊंगा बचाने। मैं गया, बीच में दो फेरे पड़ गए साइड में। इसे कहते हैं म्यूचुअल फ्रेंड। एक तो दोस्त खुद पिट रहा है और पिताजी की भी लगी होगी हाथ में, इसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ पिटाई। मैं तुम्हारे जब डंडे मारता हूं तो क्या मेरे दर्द नहीं होता बच्चों? पता है क्यों नहीं होता? क्योंकि डंडा अच्छा है, ग्रिप बना रखी ना मैंने। लेकिन उससे पहले वाले जो डंडे थे ना छोटे छोटे, उनमें मेरे भी लगते थे, हाथ लाल हो जाते थे, कभी इससे मारते थे तो यहाँ से झटका पड़ जाता था। अभी कुछ नहीं होता है, अभी बिल्कुल सारा सारा प्रभाव आगे की तरफ जाता है। पैसा खर्च कर रखा भैया, 70 रुपए, सॉरी 170 रुपए। अच्छा सुनो सुनो सुनो, म्यूचुअल इंडक्शन समझा रहा हूं मैं तुम्हें एक्चुअली में। म्यूचुअल इंडक्शन, इसका फॉर्मूला जो बनता है ना, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें भी क्या आएगा? करंट के प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा, क्या आएगा? एम। एम मतलब ये लिखा है क्या मैंने? म्यूचुअल म्यूटुअल। अरे थोड़ी सी देर हो रहा है बस, फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर। थोड़ा सा और सब्र रख लो। पानी पिलाएगी बेटा? है इसमें खत्म? तो पानी की बोतल नहीं रखते हो गिलास में? तो कब से खड़ा हूं, तुम सामने नीचे सामने बैठे हुए बस हंस रहे हो, देख रहे हो। क्या है यार, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। कैंपर से लिया जा, कैंपर जा जल्दी जा, जब तक टॉपिक खत्म करूं मैं। म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन में समझ में आ गया। सेल्फ इंडक्शन में केवल एक ही कॉइल काम आती है, खुद ही के कॉइल में, खुद ही के कॉइल से, खुद ही के कॉइल से, खुद ही के कॉइल। जबकि कॉइल कॉइल, जबकि म्यूचुअल इंडक्शन में एक कॉइल अलग होती है, दूसरी कॉइल अलग होती है, जिस वजह से इसमें नंबर ऑफ कॉइल अगर N2 है तो इसमें नंबर ऑफ कॉइल क्या होंगे बच्चों? तो मैं देखो फॉर्मूला लिखने वाला हूं, मुझे लगता है तुम्हें मजा आ जाएगा। तैयार हो बच्चों? म्यू नॉट, बताओ उसका फॉर्मूला क्या था? ये था क्या? ये रहा, ये रहा, म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L। थैंक्स। मैंने बोला था ना एक लेके आना इंडक्शन ओवन, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मंडे तक अगर नहीं लाया, समझ गए क्या? इसमें N स्क्वायर था क्योंकि एक ही कॉइल के अंदर से इंड्यूस करंट भी उसी कॉइल में हुआ, तो दोनों के N सेम आए। जबकि इसमें इसे पता क्या बोलते हैं, वन में करंट दिया तो दूसरे में जो इंडक्शन है, अगर इसमें 2 लिखूंगा ना तो देखो कितना खतरनाक मजाक करने वाला हूं तुम्हारे साथ में। बस यही मजाक था छोटा सा। ये म्यूचुअल इंडक्शन फॉर्मूला यही, कुछ भी डेरिवेशन नहीं, ये था म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में डिफरेंस समझ में आ गया अपन को? सेल्फ इंडक्शन सेल्फ मोटिवेशन, म्यूचुअल इंडक्शन दोस्त के साथ बैठ के पढ़ाई कर रहा है। तो दो चीजें हो सकती है,
दोस्त की वजह से ही पढ़ाई करने लग गया, ये पढ़ाई की वजह से दोस्त करने लग गया। ये क्या हो गया? ये तो बात अजीब हो गई ये तो। अब दशरथ क्या नजरें छुपा रहा सबसे। पर अब मुंह लाल हो गया छोरे का। फिर से बोलता हूं, अरे रुको तो सही। पहले की वजह से दूसरा पढ़ने लग गया, या दूसरा नहीं पढ़ रहा तो पहला भी नहीं पढ़ रहा, अब सही है ना? कभी ऐसा हुआ कि तुम दोस्त ने तुम्हें घर पे बुला, आज नाइट आउट करते मेरे घर पे, तुम मेरे को ये चैप्टर पढ़ा के चले जाना, गए हो तुम? गए हो कभी? गए हो? 10th क्लास में हमारे एक टीचर थे जिनके घर पे है ना बच्चे रात को पढ़ने जाते हैं, एग्जाम से एक रात पहले भी उन्हीं के घर पे पढ़ रहे हैं रात रात भर। मैंने कहा यार ऐसा क्या पढ़ रहे हैं, हम भी जाएंगे एक दिन। अच्छा हुआ कि दूसरे दिन एग्जाम नहीं था, एक दिन का गैप था। हम गए, मैं भी गया, 4-5 दोस्त थे। 10th में मैंने कोचिंग नहीं करी थी, लेकिन वो सर क्लास मतलब हमारे स्कूल में पढ़ाते थे, तो मैं भी चला गया गश्त मारने की। यार मेरे को सब आ तो गया, चलो चल लेते, दोस्त वो जा रहे हैं मैं भी चला जाता हूँ। दोस्त के पीछे बहुत भागते ना, जैसे चला गया। रात को चल रहे 3 बजे कि यार चलते अपन वॉशरूम चल के आते हैं। मैं ठीक है भाई, पढ़ाई करते करते तो गेट खोल के बाहर जा रहे हैं। मैंने भैया वॉशरूम जा रहे हैं ना? अरे हाँ तो रोड पे चलेंगे, रोड पे चलेंगे ना। तो मैंने कह दिया कि नहीं यार मेरे को आ रही नींद, और मेरे को पता चल गया पढ़ने तो नहीं आया यहाँ पर, तो मेरे को आ रही थी नींद, मैं सो जाता हूँ, क्योंकि सर भी मस्त घराटे ले रहे थे सोफे पे लेटे हुए। मैं मेरे को आ रही नींद, मैं तो सो जाता हूँ कैसे भी करके, ताकि सुबह जल्दी उठ के थोड़ा बहुत पढ़ जाऊँ घर जाके। 10 मिनट बाद बंदा आता है भागते भागते, लगभग 7-8 जने चले गए थे बाहर, है ना? 10 मिनट बंदा भागते भागते, सर 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 क्या हो गया बे? सर उठे तो सर वो पुलिस वालों ने पकड़ लिया, चलो सर। सर घुटने के बल बिठा दिया सबको, और हम कह रहे हैं हम स्टूडेंट हैं तो मान ही नहीं रखे, रात को चोरी करने निकले हैं सबके सब। सर नाड़ा वाड़ा बांध के गाड़ी स्टार्ट करी और बोले चलो चलते। फिर सर ने बताया कि ये स्टूडेंट है, तो पुलिस वालों ने थोड़ा धमकाया हमकाया, ती रात को गई तुम्हारे घर पे बाथरूम नहीं है क्या? अच्छा सुनो, 10th क्लास में ना 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं ना। एक वो कैटेगरी जो बिल्कुल कम हाइट के होते हैं, बहुत कम हाइट के वो बच्चे जो होते हैं ना, बहुत बहुत पढ़ाकू होते हैं, जबरदस्ती पढ़ते हैं, नहीं पढ़ने वाले भी पढ़ते हैं ना, कम हाइट में बिल्कुल छोटे होते हैं ना, बिल्कुल एकदम। दूसरे होते हैं एकदम नॉर्मल, पढ़ाई लिखाई जाने ना जाने सिंसियर बड़े होते हैं, घर वालों से बड़ा डर कि नहीं नहीं पापा मारेंगे, तो घर से बाहर निकलने की मत। एक होते हैं बहुत लंबी चौड़ी हाइट वाले, काले कटलूटे, समझ गए ना? अलग कैटेगरी बिल्कुल, मतलब जिनको बस ऐसे चावल जो बच जाते हैं ना लास्ट में, कुचर के जो निकालते हैं गुड़चन, बिल्कुल मतलब ऐसी कैटेगरी के अलग अलग ही दिखते हैं, लंबे चौड़े नाटे वाटे सब एक साथ, काले पीले हरे नीले, वो सब थे उस ग्रुप में। तो पुलिस वाले उनकी शक्ल देख के मान ही नहीं कि ये स्टूडेंट है। फिर सर को भी देख के बोले कि लगता नहीं आप इनको पढ़ा पाते होंगे। पता है क्या कर रहे थे वो? स्ट्रीट लाइट तोड़ रहे थे कि पहले रोड मार रहा है। पुराने पुराने टाइम में 2010 की बात है ये, तो ना येलो कलर की लाइट होती थी मस्त एकदम, वो फटती थी ना, आवाज आती थी मोहल्ले में। कांच के बल्ब के अंदर येलो कलर का बना हुआ ऑरेंज कलर की लाइट फैलाता था, जो उसको फोड़ रहे थे रात को। मुझे पता नहीं, वो बता नहीं रहे, शायद मारा तो कौन को। तुमको भी पढ़े थे दिवाली के दिन? नहीं, मैंने सुना नींव के पढ़े थे। सही, बढ़िया, पढ़ते रहने चाहिए। ये क्या एक्सपीरियंस है, देखो ना 10th क्लास में मैं अभी तक नहीं भूला। म्यूचुअल इंडक्शन समझ में आ गया? मैं तो सेल्फ इंडक्शन के, मैं म्यूचुअल इंडक्शन के हिसाब से गया था कि मेरे दोस्तों के पास जाऊंगा तो मैं उनको पढ़ाऊंगा। मुझे सर नहीं, मुझे एजुकेशन आ जाए यार, 2-4 चैप्टर करा दिए तो उनको बैठा के मैं ठीक है म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ मेरा उल्टा म्यूचुअल इंडक्शन हो गया, मैंने सोचा मैं पढ़ाने जाऊंगा, मामला खराब हो गया।
जो पढ़ा रहा वो भूल जाता अगर मैं रात को और वॉशरूम चला जाता उनके साथ। तो मैं एग्जाम में यही याद कर रहा होता यार मेरे 3 पढ़ गए, उसकी एक ही पढ़ा, जबकि गलती तो उसकी थी, भाटा तो वो लेके चल रहा था। यही दिमाग में चलता रहता है। जो ट्रेजेडी हो जाती है ना कि मैंने कुछ नहीं किया लेकिन नाम मेरा ही आ जाए सारा। और किसी को बोला भी नहीं जा रहा कि कौन साथ देगा, छोड़ो रहने दो। म्यूचुअल इंडक्शन समझ में आ गया, सेल्फ इंडक्शन भी समझ में आ गया। कभी तुमने, आखिरी टॉपिक है जो मैं खत्म कर देता हूं, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है कभी तुमने? नहीं पढ़ा? पक्का ये नहीं पढ़ा तुमने? अरे भैया मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड की। एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन बताओ क्या होती है? बोलो दिव्या। और क्या, सिंपल सी बात है। जब भी किसी नाम के आगे डेंसिटी लग जाए इसका मतलब किसका डिवाइड होगा? मुझे बताओ, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती थी तो हाफ CV स्क्वायर में किसका डिवाइड करते थे? हाँ या ना? तो हाफ CV पोटेंशियल है क्या? वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ बोल दूं मैं? देखिए मैं ड्राइव कर ही क्यों रहा हूँ, मेरे को तो ये फॉर्मूला पता है। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड पे जाता हूँ ना, एनर्जी डेंसिटी हाफ LI स्क्वायर में डिवाइड करूंगा किसका? वॉल्यूम का। इसका मतलब हाफ LI स्क्वायर, वॉल्यूम का फॉर्मूला A इंटू L, सही ना? इंडक्टर का ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसका एरिया हो गया। वाओ, L का फॉर्मूला आया बच्चों, म्यू नॉट N स्क्वायर A, और रख दो इधर। तो एनर्जी डेंसिटी हाफ म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L, और नीचे क्या चल रहा है? N12 इंटू में क्या चल रहा है? स्क्वायर A से A 1/2 म्यू नॉट N अपॉन L का होल स्क्वायर I स्क्वायर बराबर। अगर मैं N अपॉन L को यूनिट ले लेता हूं अभी तो क्या बचेगा? हाफ म्यू नॉट I स्क्वायर। कुछ गड़बड़ी तो नहीं होगी? वैसे तो फॉर्मूला सही आ रहा है लेकिन म्यू नॉट नीचे डिवाइड होना चाहिए था। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला देखो ना एक बार, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला यही था। 2 मिनट। सही है, सही है, सही है। इसको मैं हटा रहा हूं। तो जो मेरे पास एनर्जी डेंसिटी आ रही है हाफ म्यू नॉट आई की फॉर्म में थोड़ी लाना है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में आया था वो एनर्जी डेंसिटी, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए मुझे। बी का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट Ni। तो यहां पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? रख दो इधर। ठीक है, काम हो गया। वैसे अगर यहाँ पर N स्क्वायर की वैल्यू N ही रहने दूता ना, ताकि क्या हो जाएगा बताओ? N स्क्वायर से N स्क्वायर हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट का स्क्वायर N स्क्वायर इंटू में N स्क्वायर से N स्क्वायर कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी फॉर द मैग्नेटिक फील्ड सही है क्या? एनर्जी डेंसिटी फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर
अब मैं कुछ इसकी चर्चा कर दूं कि आखिरी बात, फॉर्मूला आया था ये कि इसका डायमेंशन बता दो। फॉर्मूला आया ये, सिर्फ फॉर्मूला लिखा और बोला कि डायमेंशन बता दो। तो डायमेंशन के लिए तुम्हें एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की याद होनी चाहिए, रखोगे तो आंसर आएगा। जबकि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला देखते ही ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है m1l2t-2 में l क्यूब का डिवाइड कर दो तो आंसर बनेगा m1l-1t-2। समझे क्या? फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड में है, फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड में है। एनर्जी डेंसिटी का फील्ड भी बता दूं मैं तुम्हें, पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर करी कैपेसिटर ने या फिर इंडक्टर ने। चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर में सबसे अच्छा क्या लगा, मैं छोटा सा एक बार लाइन बोलता हूं ना। हाँ, इंड्यूस नहीं, वैसे अल्टरनेटिव करंट ज्यादा अच्छा लगेगा ना तुम्हें। अपन ने जब स्टार्ट किया इंड्यूस ईएमएफ 3 लेक्चर में खत्म हो गया, शायद 3, चौथा है ये, चौथा लेक्चर है ना कि भैया जब अपन ने वो क्या सीक्वेंस शूट हो रहा था, नहीं होता तो मैं ज्यादा लंबा खींच लेता इसको, शूट चल रहा है ना इसलिए सीक्वेंस में चल रहा है ये। जब अपन ने ये चैप्टर स्टार्ट किया तो अपन ने पहले दिन तो पूरी थ्योरी पढ़ी, सिर्फ ये फील करवाया मैंने कि एक्चुअली में इंड्यूस ईएमएफ होता क्या है। सोचो बच्चों कि इस चैप्टर है बड़ा छोटा, लेकिन इस चैप्टर ने पूरी जिंदगी बदल रखी है पूरे फिजिक्स की। केमिस्ट्री वाले जो बैटरी बना के देते थे उनको साइड में करके आज हम हमारा खुद का बैटरा बना रहे हैं, इसे कहते हैं एसी जनरेटर। इंड्यूस ईएमएफ मैग्नेट के अंदर रिलेटिव मोशन करके इंड्यूस ईएमएफ निकाला जा सकता है, फ्लक्स में चेंज करके। फ्लक्स में चेंज हो सकता है 3 तरीके से, बी ए थीटा, बी में चेंज करके एक्सपेरिमेंट करा हेनरी और फ्राडे। दूसरा एरिया चेंज करा, मोशनल ईएमएफ आया, लोरेंज से निकाला, चक्कर घुमाया। तीसरा ओरिएंटेशन एसी जनरेटर। फिर आया म्यूचुअल इंडक्शन। एक टॉपिक है बच्चों एडी करंट, नाम सुना है तुमने? एडी करंट्स, ये सब है ना थ्योरेटिकल टॉपिक, तुम्हारे सिलेबस से हटा दिए गए। एडी करंट्स और ये डैम्पिंग सिस्टम, नाम सुना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग सुना है नाम? सेल्फ इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग ही तो है। बहते हुए करंट में उल्टा करंट बहा दो, दोनों एक दूसरे को डैम्प करने लग जाएंगे। डैम्पिंग का मतलब होता है रोकना। बुलेट ट्रेन रुकती कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग की वजह से। एक कॉपर की वो लो बच्चों नली, बिल्कुल पाइप, और उसमें एक मेटल बॉल डालो, और मेटल बॉल को छोड़ोगे तो बिल्कुल नीचे जब निकलेगी तो उसी स्पीड से निकलेगी या धीरे होकर निकलेगी? तो मैं ये एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा कि डिपेंड्स नहीं, किसी भी कॉपर मेटेलिक पाइप के अंदर से किसी मेटेलिक बॉल को गिराता हूं तो वो नीचे आते समय उसकी वेलोसिटी v बराबर √2gh ही होती है या अलग होती है, ये चेक करेंगे। अगर वो उसी स्पीड से आई इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर धीरे धीरे होते भाई उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बुलेट ट्रेन को रोका जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग से। करंट की फ्लो उल्टा कर दो, लेंज लो के नियम को उठा लो, समझ गए? कभी मैग्नेट को देखा नॉर्थ पोल एक दूसरे से मिलना नहीं चाह रहे, फिर भी तुम जबरदस्ती मिलाते रहते हो। बचपन में किया तो होगा ऐसा। मेले में ना खिलौना आता है, 2 मैग्नेट होता है, चलता है टर करके आवाज करके ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, देखा है कभी? दोनों को उठा के फेंकते हैं ना तो दोनों मैग्नेट ऊपर जाके बहुत पतली पतली आवाजें करते हैं, टिकली टाइप की। गरीबों वाले खिलौने हैं, क्या करें, तुम्हें कैसे पता चलेगा? थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे। हमारा चैप्टर जो स्टार्ट होगा, बैठो बैठो बैठो, अभी जब तक मैं ये सब कुछ नहीं करता तब से जाने थोड़ी दूंगा। अल्टरनेटिव करंट जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आगे की वीडियो के लिए तैयार रहना। थैंक यू सो मच, शबा खैर।